नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम ग्राम पंचायत पे चर्चा कर चुके हैं, है ना। ग्राम पंचायत दोस्तों हम पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। उसमें से दो टॉपिक छूटा है, एक पदमुक्ति जिसमें अविश्वास प्रस्ताव, रिकॉलिंग प्रोसेस और रिजर्वेशन। दोस्तों, ये अविश्वास प्रस्ताव है या रिकॉलिंग प्रोसेस है या आरक्षण का जो मुद्दा है, इन टॉपिक को हम एक साथ पढ़ लेंगे। जनपद पंचायत, जिला पंचायत और सरपंच का एक साथ हम पढ़ लेंगे ताकि अच्छा से एक माइंड मैप तैयार हो सके। इसलिए उस टॉपिक को अभी मैं होल्ड करके रखा हूं, राइट। क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ेंगे दोस्तों, हमारा जो रिकॉलिंग प्रोसेस है या हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे तरीके से मजबूत हो पाएगा, राइट। चलिए अब समझते हैं। आज हम पढ़ेंगे जनपद पंचायत। जनपद पंचायत प्रारंभ होता है धारा 22 से, राइट। धारा 22 में जनपद पंचायत की संरचना के बारे में प्रावधान है। देखिए धारा 22 से ही प्रारंभ होता है क्या जी? जनपद पंचायत। जनपद पंचायत की संरचना क्या होगा, जनपद पंचायत का गठन कैसे होगा, किन किन लोगों से मिलकर जनपद पंचायत बनेगा, इसके बारे में जो प्रावधान किया गया है वो धारा 22 में किया गया है। तो आज के बाद धारा 22 को भूलना नहीं है। धारा 22 गठन संरचना किसकी? तो जनपद पंचायत की, ठीक ना। जनपद पंचायत की संरचना, ठीक ना। किन किन लोगों से मिलकर जनपद पंचायत का गठन होता है, तो धारा 22 में बताया गया है कि प्रत्येक जनपद पंचायत, मतलब छत्तीसगढ़ में जितने भी जनपद पंचायत हैं वे सब के सब जनपद पंचायत निम्नलिखित से मिलकर बनती है। क्या क्या से मिलकर बनती है? निम्नलिखित से मिलकर बनती है। क्या क्या? तो तीन चीजों को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। तीन चीजों को, एक निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य याद करना है। निर्वाचित सदस्य प्लस विधायक, एमएलए, चाचा विधायक हैं, विधायक प्लस 1/5 सरपंच। सबको मैं बताऊंगा 1/5 सरपंच क्या है, ठीक ना, विधायक क्या है, निर्वाचित सदस्य क्या है। ये दोस्तों संरचना है। इन लोगों से मिलकर जनपद पंचायत का क्या होता है? गठन होता है जी, संरचना बनता है। इसको नहीं भूलना है आज के बाद। निर्वाचित सदस्य मतलब क्या सर? तो देखिए, मान लो ये जनपद पंचायत है, ये क्या है? जनपद पंचायत क्षेत्र है ये, है ना। इस जनपद पंचायत क्षेत्र को मैं निर्वाचित क्षेत्र में बांटूंगा। इसे निर्वाचित क्षेत्र में बांट दिया तो 1 2 3 4 5 6, मान लो 6 निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो ये क्या होंगे? निर्वाचित सदस्य होंगे। यहाँ के भी निर्वाचित सदस्य हैं, ये 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 भी है। ये सब के सब निर्वाचित सदस्य प्लस विधायक प्लस सरपंच से मिलकर जनपद पंचायत का गठन होता है। हालांकि विधायक और सरपंच 1/5 सरपंच पदेन होते हैं, पदेन रूप से सदस्य होते हैं जनपद पंचायत का। इसमें हम डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि तीन चीजों को पहली बात तो आपको याद रखना है भाई। अगर आपसे कोई पूछे कि जनपद पंचायत का गठन या जनपद पंचायत की संरचना क्या है, तो आप आंख बंद करके बोलेंगे कि भाई जनपद पंचायत का जो गठन होता है वो तो निर्वाचित सदस्यों से मिलकर होता है, दूसरा विधायक से, और तीसरा 1/5 को 20% भी कहते हैं। तो 1/5 बोलूं या 20% बोलूं, 20% सरपंच से मिलकर जनपद पंचायत का गठन होता है जी, राइट। निर्वाचित सदस्य में यहां पर देखिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शामिल नहीं है। जब जनपद पंचायत की संरचना की बात करूंगा तो उसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी एक निर्वाचित सदस्य है। निर्वाचित सदस्यों से ही अध्यक्ष बनाए जाते हैं, उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। इसलिए संरचना में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शामिल नहीं किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। वो पदाधिकारी में शामिल होते हैं। किसमें? तो पदाधिकारी में शामिल होते हैं।
अभी पदाधिकारी को भी मैं डिस्कस करूंगा। राइट, यहां तक समझ में आ गया होगा। पदाधिकारी पे मैं डिस्कस कर दूंगा बहुत ही मैप के माध्यम से, स्ट्रक्चर के माध्यम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से। पहले हम यहाँ के कंसेप्ट को हम समझते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, 3 चीजों को याद रखना है। निर्वाचित सदस्य विधायक प्लस 1/5 सरपंच से मिलकर जनपद पंचायत का गठन होता है। अब देखिए, अब मैं इन दोनों की बारे में बात तो बाद में करूंगा जब मैं पदाधिकारी पढ़ाऊंगा, अभी थोड़ी 2 मिनट बाद। पहले मैं इसके बारे में बात कर लेता हूं। निर्वाचित सदस्य जनपद पंचायत को निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। मैं धारा 23 पढ़ाऊंगा। निर्वाचन क्षेत्रों से जो चुन के सदस्य आते हैं वही निर्वाचित सदस्य कहलाते हैं, जनपद सदस्य कहलाते हैं, जिसको आप बीडीसी बोलते हैं, बीडीसी, है ना। तो मान लो निर्वाचन हुआ, निर्वाचन के बाद निर्वाचित सदस्य चुन के आते हैं, जनपद सदस्य बनते हैं। तो एक कारण है, निर्वाचन के पश्चात, ठीक, चुनाव हुआ अर्थात निर्वाचन हुआ। निर्वाचन के पश्चात यदि इस जनपद पंचायत में, ठीक ना, निर्वाचन के पश्चात, है ना, पश्चात जनपद पंचायत में, जनपद पंचायत में निःशक्त व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं है। पंचायत में निःशक्त, दिव्यांग, निःशक्त व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं है। प्रतिनिधित्व नहीं है। जनपद पंचायत में निःशक्त व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं है। अगर प्रतिनिधित्व है तो अच्छी बात है, ठीक ना, अच्छी बात है। प्रतिनिधित्व है तो अच्छी बात है। मैं बोल रहा हूं नहीं है तो क्या होगा। अगर निर्वाचन के पश्चात मान लो कोई सदस्य, कोई जनपद सदस्य क्या है, निःशक्त है, तो कोई बात नहीं, मामला चलेगा आगे। मान लो एक भी सदस्य निःशक्त नहीं है, दिव्यांग नहीं है, तो क्या होगा, तब राज्य सरकार या राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत कोई प्राधिकारी, या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई प्राधिकारी, राज्य सरकार या तो राज्य सरकार स्वयं या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत या प्राधिकृत बोल सकते हैं, कोई प्राधिकारी दो निःशक्त व्यक्ति को, याद रखना संख्या 2, निःशक्त व्यक्ति को नामित कर सकता है। करेगा नहीं बोल रहा हूं मैं, गारंटी नहीं है, कर सकता है, नामित कर सकता है। दो निःशक्त व्यक्ति को नामित कर सकता है कौन, या तो राज्य सरकार स्वयं आकर नामित करे या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई प्राधिकारी, जिसे विहित प्राधिकारी कहा जाता है, वही नामित करने का पावर रखता है। अदरवाइज कोई नामित नहीं करेगा। ठीक है ना जी। याद कर कीजिए, मैं ग्राम पंचायत में एक निःशक्त व्यक्ति की बारे में बात किया था। एक निःशक्त व्यक्ति को नामित कर सकता है, किसमें, ग्राम पंचायत में। जबकि जनपद पंचायत में 2 निःशक्त व्यक्ति को नामित कर सकता है। कितने निःशक्त व्यक्ति को, तो 2 निःशक्त व्यक्ति को नामित कर सकता है। ये 2 निःशक्त व्यक्ति में एक पुरुष होना चाहिए
एक पुरुष और एक महिला होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। दो निःशक्त व्यक्ति में एक पुरुष होना चाहिए और एक महिला होना चाहिए और दोनों निःशक्त होना चाहिए, हैंडीकैप्ड, राइट। उसी व्यक्ति को नामित कर सकता है। अब नामित करेगा तो इस सदस्य, ये भी अब सदस्य हो जाएगा जनपद पंचायत का, भाई नामित किया है तो इस सदस्य का कार्यकाल कितना होगा, कार्यकाल क्या होगा इसका, यहां लिखिए आगे करके इसका कार्यकाल, कार्यकाल, तो कार्यकाल में हमसे याद रखना है न्यूनतम लगाना है, न्यूनतम, न्यूनतम, न्यूनतम 1 वर्ष का होगा। याद कीजिए, याद कीजिए, हम ग्राम पंचायत में न्यूनतम कार्यकाल 2 वर्ष का पढ़े हैं। न्यूनतम 2 वर्ष से अधिक नहीं होगा, 2 वर्ष से कम हो सकता है, 2 वर्ष से अधिक नहीं होगा ग्राम पंचायत में निःशक्त व्यक्ति का कार्यकाल। वही हम जनपद पंचायत की बात करें तो जनपद पंचायत में जो निःशक्त व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा उसका कार्यकाल कम से कम न्यूनतम 1 वर्ष होगा, 1 वर्ष से ज्यादा नहीं होगा। 1 वर्ष, 1 वर्ष से कम हो सकता है, न्यूनतम का मतलब यह है कि 1 वर्ष से कम हो सकता है, 1 वर्ष से ज्यादा नहीं होगा, ठीक ना, ठीक, 1 वर्ष से ज्यादा नहीं होगा, ठीक। देखिए 1 वर्ष तक कार्य, या 1 वर्ष ऑप्शन नहीं दिया तो शेष कार्यकाल अवधि ऑप्शन दिया जा सकता है, शेष कार्यकाल तक, तो शेष कार्यकाल तक अगर ऑप्शन में है तो ये भी सही होगा। शेष कार्यकाल के लिए उसका क्या होता है, कार्यकाल होता है जी। ये रहा निःशक्त व्यक्ति का कंसेप्ट, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो ये रहा दोस्तों हमारा धारा 22 जनपद पंचायत की संरचना। जनपद पंचायत की संरचना में निर्वाचित सदस्य होते हैं, विधायक होते हैं, 1/5 सरपंच होते हैं। अब ये विधायक के लिए भी कुछ कंडीशन है, अब ये 1/5 सरपंच का भी कुछ कंडीशन है। इस कंडीशन को भी हम समझ लेते हैं लेकिन फ्लो चार्ट के माध्यम से, ताकि आपका माइंड मैप क्लियर हो जाए। ये वाला कंसेप्ट समझ लिए। निर्वाचित सदस्य में यदि कोई व्यक्ति निःशक्त नहीं है तब राज्य सरकार या उसके द्वारा अधिकृत कोई प्राधिकारी अपॉइंट करेगा 2 व्यक्ति को, 2 निःशक्त व्यक्ति को, जिसमें से एक महिला होना चाहिए, एक पुरुष होना चाहिए, जिसका कार्यकाल मिनिमम 1 ईयर का होता है जी। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं पदाधिकारी में हम समझ लेंगे किसके लिए क्या शर्त है विधायक के लिए, और 1/5 सरपंच के लिए क्या शर्त है। ठीक ना, चलिए समझ लेते हैं। लिखिए जनपद पंचायत की पदाधिकारी, जनपद पंचायत की पदाधिकारी को हम समझ लेते हैं तो एक तरफ आएगा मेरे प्यारे बच्चों राजनैतिक प्रमुख, राजनैतिक प्रमुख आ जाएगा, राजनैतिक प्रमुख आ जाएगा, और एक तरफ आ जाएगा आपका प्रशासनिक प्रमुख, प्रशासनिक प्रमुख आ जाएगा, प्रमुख आ जाएगा एक तरफ प्रशासनिक प्रमुख। राजनीतिक प्रमुख में क्या करना है, 2 फ्लो चार्ट फिर बनाना है राजनीतिक प्रमुख में। एक फ्लो चार्ट ऐसा बनेगा, कुछ राजनीतिक प्रमुख कुछ निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित होते हैं और पदेन भी होते हैं, पदेन, ठीक, पदेन होते हैं। निर्वाचित में 2 फ्लो चार्ट और बनेगा, क्या, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित और अप्रत्यक्ष निर्वाचित, अप्रत्यक्ष निर्वाचित। भाई जो भी इलेक्शन होता है या तो प्रत्यक्ष रूप से होगा या अप्रत्यक्ष रूप से होगा। ठीक, तो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य और अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। ठीक, पदेन में 2 फ्लो चार्ट यहां भी बनेगा, क्या, एक होते हैं पदेन रूप से सदस्य होते हैं कौन, तो विधायक साहब,
विधायक और दूसरा 1/5 सरपंच क्या होते हैं? पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य लिख देता हूं, पदेन सदस्य। ठीक। प्रशासनिक प्रमुख में आपका जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी आएगा, अधिकारी जिसे सीईओ कहा जाता है। प्रत्येक जनपद पंचायत में एक सीईओ होता है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी। जैसे ग्राम पंचायत में सचिव जी होता है, उसी प्रकार जनपद पंचायत में सीईओ होता है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है। राइट, ये रहा स्ट्रक्चर। राजनीतिक प्रमुख में निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसमें से प्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचित होते हैं वो कहलाते हैं निर्वाचित सदस्य या जनपद सदस्य कहलाते हैं। जनपद सदस्य कहलाते हैं। इंग्लिश में इसको बीडीसी बोला जाता है। क्या? बीडीसी कहा जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य में क्या होते हैं दोस्तों? तो अध्यक्ष कहलाते हैं, जनपद अध्यक्ष कहलाते हैं, और दूसरा उपाध्यक्ष कहलाते हैं। उपाध्यक्ष कहलाते हैं। सबको हम पढ़ेंगे कि अध्यक्ष का क्या क्या योग्यता है, निर्वाचन कैसे होता है, उपाध्यक्ष की क्या क्या योग्यता है, निर्वाचन कैसे होता है, और जनपद पंचायत का सदस्य क्या क्या योग्यता है, निर्वाचन कैसे होता है। ये जनपद सदस्य जिसे बीडीसी कहा जाता है। राइट। विधायक को हम समझ लेते हैं। यहां तक लिख लिए होंगे तो स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट्स बनाइए। फिर अलग से हम विधायक और सरपंच की कंडीशन को हम समझेंगे। चलिए नोट्स बना लीजिए, फ्लो चार्ट को मेरे दोस्तों। क्लियर हो गया होगा? वीडियो को पॉज कीजिए, नोट्स बनाइए। चलिए अब हम समझते हैं पदेन सदस्य, मतलब इस वाले सेक्शन को समझने वाले हैं ना, इस वाले सेक्शन को हम समझने वाले हैं। देखिए क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से आप समझिए इस बात को। मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूं, विश्व में ऐसा कोई आपको नहीं समझाएगा। देखिए यहां लिखता हूं मैं पदेन सदस्य लिखता हूं। पदेन सदस्य की मैं बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो दो लोग निकल के आएंगे। एक होते हैं आपका, इसको अच्छे से बनाता हूं जी ताकि आपको समझ में आए मेरे प्यारे बच्चों। एक विधायक होंगे, एक सरपंच होंगे। एक होंगे विधायक जिसे एमएलए कहा जाता है, एमएलए विधायक, और एक होंगे सरपंच कहा जाता है, सरपंच। ठीक ठीक, विधायक और सरपंच ये जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। अब मेरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना इस बात को। हमारे छत्तीसगढ़ में 90 विधायक हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में कितने विधायक हैं? 90 विधायक हैं, क्योंकि 90 विधानसभा क्षेत्र है। प्रत्येक विधायक, प्रत्येक एमएलए अपने अपने विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कोई ना कोई विधानसभा से चुन के वो विधानसभा में जाते हैं, विधानसभा क्षेत्र से चुन के वो विधानसभा में जाते हैं। प्रत्येक विधायक का अपना एक निर्वाचन क्षेत्र होता है। जैसे मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र है, बेलतरा विधानसभा क्षेत्र है, तो आप भी एक विधानसभा क्षेत्र में आते होंगे। राइट, आप भी एक विधानसभा क्षेत्र में आते होंगे। ठीक ना? ठीक। तो ये क्या 90 के 90 विधायक, क्या 90 के 90 विधायक जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होंगे? क्या पूरे 90 के 90 विधायक? तो नहीं, पूरे 90 के 90 विधायक जनपद पंचायत सदस्य हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इसका कंडीशन क्या है? तो इसका कंडीशन जानने के लिए क्या चेक किया जाता है? तो निर्वाचन क्षेत्र, बेस को पकड़ना है। इसका निर्वाचन क्षेत्र पकड़ा जाता है। इसका निर्वाचन क्षेत्र देखा जाता है। इसके निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर, मतलब कोई भी विधायक
अपने निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर ही जनपद पंचायत का पदेन सदस्य बन सकता है। क्या? पदेन सदस्य बन सकता है। तो निर्वाचन क्षेत्र को समझ लेते हैं, कैसे पदेन सदस्य बनेंगे। तो दो कंडीशन है इसके लिए। दो कंडीशन क्या क्या है देख लेते हैं। यदि इस विधायक का निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः, क्या? पूर्णतः या अंशतः, मतलब कोई भाग या भगतः, पूर्णतः या अंशतः, ठीक ना, जनपद क्षेत्र के भीतर पड़ता है। पूर्णतः या अंशतः जनपद क्षेत्र के भीतर पड़ता है, ऐसा हो सकता है क्या? तो हां, स्ट्रक्चर के माध्यम से समझिए। देखिए, ये आपका जनपद पंचायत क्षेत्र है। क्या? जनपद पंचायत क्षेत्र है ये, समझिए इसको, बात को। जनपद पंचायत है। अब जनपद पंचायत किसी न किसी ब्लॉक के अंदर, किसी न किसी विधानसभा के अंदर आएगा, तो इसको क्रॉस करते हुए एक विधानसभा बना, विधानसभा क्षेत्र है ये, विधान सभा क्षेत्र है। इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुन के जाएंगे। अब इसका निर्वाचन क्षेत्र देखिए अंशतः इस जनपद पंचायत को क्रॉस कर रहा है, तो ये यहां से जो विधायक होंगे ना, इस जनपद पंचायत क्षेत्र के पूर्णतः क्या होंगे? सदस्य होंगे। इस जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होंगे। हो सकता है निर्वाचन क्षेत्र पूरी तरह से इस जनपद पंचायत के अंदर आता हो, इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता हो। यह जनपद पंचायत क्षेत्र पूरी तरह से इस विधानसभा के क्षेत्र अंदर आता हो या अंशतः अंदर आता हो, तब यह विधायक जनपद पंचायत का पदेन रूप से क्या होगा? सदस्य होगा। ठीक, ये कंडीशन। दूसरा, पूर्णतः नगरीय क्षेत्र में पड़ता है। यदि निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः, याद रखना है, पूर्णतः नगरीय क्षेत्र में, नगरीय मतलब शहरी क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र में पड़ता है, तो जनपद पंचायत का सदस्य नहीं होगा। सदस्य नहीं होगा, याद रखना है, ठीक ना। यदि उस विधायक का जो निर्वाचन क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र है पूर्णतः नगरीय क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में पड़ता है, तो वह जनपद पंचायत का पदेन सदस्य नहीं बन सकता। ठीक, यदि उसका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः कोई भाग जनपद क्षेत्र के भीतर पड़ता है, तो यह क्या होगा? जनपद पंचायत का सदस्य होगा। सदस्य होगा, यह इसका शर्त है। बेस क्या है? उसका निर्वाचन क्षेत्र, विधायक का निर्वाचन क्षेत्र ना, विधायक का निर्वाचन क्षेत्र उसका बेस है। मतलब विधायक का निर्वाचन क्षेत्र यह निर्धारित करता है कि कोई विधायक जनपद पंचायत का पदेन सदस्य होगा या नहीं होगा। समझ में आ गया होगा। यदि यह विधायक का निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः किसी जनपद पंचायत क्षेत्र में पड़ता है, तो वह विधायक उस जनपद पंचायत का पदेन रूप से क्या हो जाएगा? सदस्य हो जाएगा। पदेन रूप से सदस्य। जब पदेन रूप से सदस्य हो जाता है, तो वह विधायक उस जनपद पंचायत के किसी स्थायी समिति का सदस्य बन सकता है। स्थायी समिति का सदस्य बन सकता है। मान लो अब विधायक है भाई, बहुत बड़ा काम है इसके बीच, इसको विधानसभा जाना है, सत्र में जाना है, अब ये जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है, इसके पास टाइम नहीं है, इस विधायक के पास टाइम नहीं है, तो जनपद पंचायत में शामिल होने के लिए एक विधायक प्रतिनिधित्व भी अपॉइंट कर सकता है। विधायक प्रतिनिधि जनपद पंचायत में जाकर बोल सकता है, बात कर सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है। राइट, यह रहा विधायक का मुद्दा। अब हम समझते हैं सरपंच। सरपंच भी जनपद पंचायत का पदेन सदस्य होता है मेरे प्यारे बच्चों। पदेन सदस्य,
तो प्रश्न उठता है कि सर मान लो एक जनपद पंचायत है, ये जनपद पंचायत, इसके अंदर कम से कम 50 सरपंच आते हैं। कितने सरपंच? 50 सरपंच। इस जनपद पंचायत के अंदर 50 ग्राम पंचायत आते हैं, मान के चलो 50 ग्राम पंचायत अर्थात 50 सरपंच आते हैं। तो क्या 50 के 50 सरपंच जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होंगे क्या? तो नहीं। 50 के 50 सरपंच एक साथ एट टाइम कभी भी जनपद पंचायत के पदेन सदस्य नहीं होंगे। तो इसके लिए क्या है? तो इसके लिए एक नियम है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इसके लिए एक नियम है। क्या नियम है? तो उसी को लिखना है। लिखिए, इस नियम को लिखिए। पहला नियम लिखना है कि जनपद पंचायत क्षेत्र के, जनपद पंचायत क्षेत्र के कुल सरपंचों का 1/5 सरपंच, कुल सरपंचों का 1/5 सरपंच, 1/5 सरपंच चक्रानुक्रम पद्धति से, चक्रानुक्रम पद्धति से पदेन सदस्य होंगे। पदेन सदस्य होंगे, पदेन सदस्य होंगे चक्रानुक्रम पद्धति से। अब चक्रानुक्रम पद्धति से कैसे? समझ में नहीं आया तो समझाता हूं ना। देखिए, मैंने कहा भाई कि जनपद पंचायत क्षेत्र के भीतर 50 सरपंच आते हैं। यह क्या है? आपका जनपद पंचायत क्षेत्र है, इसके अंतर्गत 50 सरपंच है। देखिए 50 सरपंच, तो 50 के 50 सरपंच एक साथ जनपद पंचायत का पदेन सदस्य नहीं बनेंगे, ठीक है ना। ये 50 सरपंच का मैं 1/5 निकालूंगा अर्थात 20% निकालूंगा। देखिए 50/5 करूंगा तो निकल के आएगा कितना? 5 10 50 मतलब 10, मतलब 10 सरपंच। 50 का 1/5 सरपंच कितना हुआ? तो 10 सरपंच। 10 सरपंच एक एक वर्ष के लिए, एक एक वर्ष चक्रानुक्रम से, एक वर्ष एक वर्ष एक वर्ष एक वर्ष चक्रानुक्रम में एक एक वर्ष के लिए जनपद पंचायत का पदेन सदस्य बनेंगे, है ना। तो इनका कार्यकाल कितना होगा? कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। 1 वर्ष मतलब 10 सरपंच, ये 10 सरपंच 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए 10 सरपंच 1 वर्ष के लिए जनपद पंचायत के लिए क्या होंगे? पदेन रूप से सदस्य होंगे। फिर इसका कार्यकाल समाप्त। फिर से अगले 10 सरपंच आएंगे, फिर अगले 10 सरपंच 1 वर्ष के लिए पदेन सदस्य होंगे, फिर उसका कार्यकाल समाप्त। एक बार ये पदेन सदस्य बन जाएगा तो दूसरी बार सदस्यता के लिए पात्र नहीं होता है, ठीक ना, याद रखना है, ठीक ना। मान लो कोई सरपंच एक बार 1 वर्ष के लिए जनपद पंचायत का पदेन सदस्य बन गया है तो दूसरी बार सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होगा। इसको भी आपको याद रखना है। और समझिए इसमें तीसरी बात क्या है, तीसरी फैक्ट क्या है समझिए। इनको नामित कौन करता है भाई? ठीक है, आप सरपंच हैं, आप जनपद पंचायत के पदेन सदस्य बन सकते हैं, लेकिन कौन नामित करेगा आपको? कौन नामित करेगा चक्रानुक्रम पद्धति से? तो लिखिए इनको लॉटरी पद्धति से, लिखिए इनको लॉटरी पद्धति से, लॉटरी पद्धति चिट निकालकर लॉट के माध्यम से, ठीक ना, विहित प्राधिकारी द्वारा नामित किया जाएगा। विहित प्राधिकारी द्वारा नामित किया जाएगा, नामित किया जाएगा।
विहित प्राधिकारी द्वारा नामित किया जाएगा। एक एक वर्ष के लिए भाई आप जनपद पंचायत के सदस्य बन सकते हैं। मान लो अब ये सरपंच भाई एक वर्ष के लिए जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है, तो जनपद पंचायत में भी स्थायी समिति पाए जाते हैं। प्रत्येक पंचायत की अपनी एक स्थायी समिति होती है, जैसे सामान्य प्रशासन समिति, शिक्षा स्वास्थ्य समाज कल्याण समिति, ऐसे समिति होते हैं। जनपद पंचायत में मिनिमम 5 अधिकतम 7 स्थायी समिति हो सकते हैं। तो क्या ये सरपंच भी जनपद पंचायत के स्थायी समिति के सदस्य बन सकते हैं क्या? तो आंसर होगा नहीं बन सकते। तो लिखिए ये सरपंच जनपद पंचायत के स्थायी समिति के सदस्य नहीं बन सकते। स्थायी समिति के सदस्य नहीं बन सकते हैं, याद रखना है, इसको भी भूलना नहीं है जी, ठीक ना। ये रहा आपका जनपद पंचायत के सारे पदाधिकारी, ठीक ना। एक एक पदाधिकारी को उठाकर हम पढ़ेंगे, किसकी योग्यता क्या है, क्या कार्य है, कैसे पदमुक्ति किया जाता है, कैसे निर्वाचित होता है ये, इसका निर्वाचन पद्धति क्या है और इनके क्या उत्तरदायित्व हैं, इन सभी को हम पढ़ेंगे, ठीक ना। उससे पहले हम धारा 23 पढ़ लेते हैं। चलिए धारा 23 पे आते हैं हम। धारा 23 क्या कहते हैं, देखिए ध्यान से। धारा 23 में क्या है देखिए आप, बहुत ही मजेदार बात है। देखिए धारा 23 में है आपका खंड का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन। खंड का निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन। अब प्रश्न उठता है कि सर एक खंड क्या है? तो ये जिला को आप जानते हैं प्रशासनिक इकाई है। जिला को खंड में बांटा जाता है जी, खंड में, जिसको हम ब्लॉक कहते हैं। ब्लॉक को ही क्या कहते हैं जी, खंड कहते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों। खंड में बांटा जाता है जिला को, है ना। इसी जिला में, इसी खंड में दोस्तों जनपद पंचायत होता है। जनपद पंचायत होता है इसी खंड में, इसी ब्लॉक में जनपद पंचायत होता है। जनपद पंचायत होता है, प्रत्येक खंड में एक जनपद पंचायत होगा, ठीक ना। प्रत्येक खंड में एक जनपद पंचायत होगा। छत्तीसगढ़ में इसको जनपद पंचायत कहा जाता है, ठीक। तो पहली बात इसमें हम एक एक बात फैक्ट से समझते हैं कि भाई खंड की अधिसूचना जारी कौन करता है कि ये खंड है। जैसे हम बिलासपुर को खंड में विभाजित करेंगे तो ये खंड है, मस्तूरी खंड है, विकास खंड मस्तूरी, बेलतारा। इसको अधिसूचना जारी कौन करेगा कि ये खंड है, डिक्लेयर कौन करेगा? तो आंसर होगा राज्यपाल। खंड की अधिसूचना लिखिए, खंड की अधिसूचना जारी कौन करेगा? खंड की अधिसूचना जारी कौन करेगा? तो आंसर होगा राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल द्वारा खंड की अधिसूचना जारी कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्यपाल के द्वारा खंड की अधिसूचना जारी होता है जी। अब बिलासपुर से टूट के एक खंड बन गया। देखिए बिलासपुर के अंदर एक खंड है। अब इस खंड में एक जनपद पंचायत का गठन किया जाएगा। जनपद पंचायत का क्या किया जाएगा? गठन। अब जनपद पंचायत का गठन कौन करता है? तो राज्यपाल करता है अधिसूचना के माध्यम से। फला जनपद पंचायत है, इसका ऑफिस कहां होगा, मुख्यालय कहां होगा, इसको भी राज्यपाल ही अधिसूचना के माध्यम से बताता है जी। अब इस जनपद पंचायत को निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करेंगे ना, तो इस जनपद पंचायत को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करेंगे, ऐसे 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में इसको विभाजित करना पड़ेगा। तो विभाजित कौन करता है? कौन विभाजित करेगा जनपद पंचायत को निर्वाचन क्षेत्रों में? निर्वाचन क्षेत्रों से ही बीडीसी चुन के आते हैं।
ठीक ना। तो लिखिए अगला फैक्ट, अगला फैक्ट लिखिए, जनपद पंचायत को निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन। लिखिए जनपद पंचायत का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन। जनपद पंचायत का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन कौन करता है अगर पूछे तो धारा 23 में बताया गया है कौन करता है, तो राज्य सरकार करता है अधिसूचना द्वारा। कौन करता है? राज्य सरकार। कैसे करता है? तो अधिसूचना द्वारा करता है जी, अधिसूचना द्वारा, लोक अधिसूचना, पब्लिक नोटिफिकेशन के द्वारा अधिसूचना जारी करता है ना, कि जनपद पंचायत में निर्वाचित क्षेत्र हैं ऐसे सब विभाजित कर दिए, जनसंख्या बराबर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए समझते हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र, लिखिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या यथासाध्य 5,000 हो, यथासाध्य 5,000 हो। मतलब ये जनपद पंचायत को मैं ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित करूंगा तो इसकी भी जनसंख्या 50,000 हो, 50 बोल रहा हूं सॉरी 5,000, इसकी भी जनसंख्या 5,000 हो, इसकी भी जनसंख्या ए टू जेड नहीं ना, लगभग यथासाध्य जनसंख्या 5,000 होना चाहिए, एग्जैक्ट नहीं, ठीक ना, 5,000 हो, ठीक। परंतु किसी खंड की, देखिए इसके नीचे, परंतु किसी खंड या जनपद पंचायत में, किसी खंड, अब खंड में ही क्या होते हैं जी, जनपद पंचायत होते हैं। किसी खंड की जनसंख्या, किसी खंड की जनसंख्या, किसी खंड की जनसंख्या 50,000, यहां पर 50,000 आएगा, यहां 5,000, यहां 50,000 से कम है, कम है, तो मिनिमम निर्वाचन क्षेत्र कितना होना चाहिए? 10। मान लो किसी खंड का जनसंख्या 50,000 से कम है तो मिनिमम निर्वाचन क्षेत्र कितना होना चाहिए? तो 10 होना चाहिए, 10। और अधिकतम कितना होना चाहिए? अधिकतम, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम दोस्तों 25 होना चाहिए, 25 से ज्यादा नहीं होगा। यहां से क्लू निकलता है कि जनपद पंचायत में निर्वाचन क्षेत्र 10 से कम नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, कम से कम 10 तो होगा ही होगा। 10 से ज्यादा हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, 18 हो सकता है, 20 हो सकता है, 21, 22, 25 हो सकता है, 26 नहीं होगा। अधिकतम कितना बोला है? 25 हो सकता है अधिकतम, 26 किसी भी हालत में नहीं होगा, याद रखना है, अधिकतम 25। यह रहा खंड का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन। कल से दोस्तों हम एक एक पदाधिकारी को उठाएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इसका जो सम्मेलन है, निलंबन की तिथि है, सभी को हम पढ़ते जाएंगे दोस्तों। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।